हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या भारती यूट्यूब चैनल में। विद्या भारती के काशी प्रांत का यूट्यूब चैनल आजकल आपको मॉडल पेपर्स दे रहा है। इसी क्रम में आज हाई स्कूल का विज्ञान का मॉडल पेपर मैं आपको देने वाला हूं। निश्चित तौर पर अगर आप विज्ञान विषय की बात करेंगे तो विज्ञान विषय में 3 खंड होते हैं। हाई स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों खंड आपको एक साथ विज्ञान की कॉपी में करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपी में जो आपको आंसर शीट मिलती है उसमें आप कैसे फिलिंग करेंगे। तो देख लें, आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर भरना होगा और अंकों में और शब्दों में। तो एक बार आप शब्दों में रोल नंबर लिखकर घर से अभ्यास करके जाएं। विषय एवं प्रश्न पत्र, विषय आपका विज्ञान हो जाएगा और प्रश्न पत्र में आप केवल लिख लेंगे। विषय में आप यहाँ पर विज्ञान लिखेंगे और प्रश्न पत्र के कॉलम में आप यहाँ पर केवल लिख देंगे। सभी विषयों में केवल प्रश्न पत्र चल रहा है। परीक्षा का दिन तथा तिथि, दिन और तिथि ठीक प्रकार से यहाँ पर भरना चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक देखिए इस पेपर में ये यहाँ मोटा सा संकेतांक दिख रहा है, इसमें लिखा है 824 DQ। तो यहाँ पर आप 824 DQ लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका जो पेपर आएगा उसमें जो संकेतांक यहाँ लिखा होगा उसी को आपको भरना होगा। ये तो पुराना पेपर है तो इसको देख करके नहीं भरेंगे, इसलिए हम यहाँ नहीं भर रहे हैं। इसके बाद नीचे की प्रविष्टियाँ आपके इन्विजिलेटर्स भरते हैं। यहाँ रूम नंबर, ये ज्वाला देवी इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज की कॉपी है और मैं वहाँ से कॉपी साभार प्राप्त किया हूँ और मैं धन्यवाद दूंगा वहाँ के परीक्षा विभाग को कि उन्होंने हमको अपनी कॉपी उपलब्ध कराई जो बोर्ड परीक्षा के क्रम में रहती है। आगे आप थोड़ा सा बोर्ड परीक्षा की कॉपी भी देख सकते हैं। ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी है आपकी और यहाँ पर अनुक्रमांक आपको अंकों में लिखना है, फिर अनुक्रमांक आपको शब्दों में भरना है। फिर यहाँ विषय एवं प्रश्न पत्र, विषय यहाँ भर देंगे आप विज्ञान, प्रश्न पत्र में आप भर देंगे केवल। विषय में आप यहाँ पर विज्ञान लिखेंगे। अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो यहाँ पर साइंस लिखेंगे और प्रश्न पत्र में केवल। अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो यहाँ पर ओनली भरेंगे। और वही जैसा कि मैं कहा था, संकेतांक भरने के लिए प्रत्येक पेपर पर यहाँ मोटे अक्षरों में एक ब्रैकेट में और उसके आगे 3 अंकों में संकेतांक लिखा रहता है। तो इसको भी आप सभी भर देंगे। जैसे इस पेपर के लिए है हमारा 824 DQ, ये हमारा है। लेकिन आपके लिए ये पेपर हमारा यहाँ भरा हुआ है, आप इसको देख करके नहीं भरेंगे। परीक्षा का दिन, आज का दिन भर दीजिए जिस दिन आपकी परीक्षा है। तिथि, तारीख डालिए। यहाँ पर पाली लिखा है, पाली में अगर मॉर्निंग में है तो प्रथम पाली और इवनिंग में है तो द्वितीय पाली भरते हैं। केंद्र का नाम पूरा भरना चाहिए और फिर आप कितनी भी बी कापियाँ ले रहे हैं वहाँ पर बी कापी का यहाँ पर जोड़ भी आपको लिख देना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। परीक्षा कक्ष संख्या, ये किस रूम में आप एग्जाम दे रहे हैं, कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम और हस्ताक्षर ये कक्ष निरीक्षक महोदय करेंगे। यहाँ पर आपकी दिनांक हो जाएगी और इस प्रकार से आप अपनी कॉपी की पूरी फिलिंग कर लेंगे। तो यहाँ संकेतांक मैंने इसलिए मिटा दिया है कि आपके पेपर पे जो संकेतांक होगा उसे आप यहाँ पर भर लेंगे। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में पूरी की पूरी फीलिंग्स
जितने भी स्पेस यहाँ दिए गए रहते हैं ठीक प्रकार से भर लेना है। अब बात करेंगे हम विज्ञान के विषय की। विज्ञान विषय में दो पेपर आपको आएंगे। आप आ जाइए सीधे मॉडल पेपर पर। अब आप आ गए, आप सीधे मॉडल पेपर में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपका पहला जो खंड है, इस वर्ष से पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न में सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव आएगा। ये 3 खंडों में होगा। पहला खंड होगा फिजिक्स या केमिस्ट्री का पार्ट होगा, दूसरा केमिस्ट्री या बायो का होगा, और तीसरा बायो का या फिजिक्स का हो सकता है। बायो फिजिक्स में थोड़ा सा है प्रॉब्लम है, वो आगे पीछे करके आ रहा है। अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग होगा तो पहले केमिस्ट्री होगी, फिर बायो होगा, बाद में फिजिक्स होगा। अगर वो सीक्वेंस में होगा तो पहले फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री होगी, फिर बायो होगा। उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपको क्वेश्चन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन आपके, ये आपके मैंने दिए हैं। पूरा बोर्ड का मॉडल पेपर इस बार अप्लाई किया गया। इसमें उपखंड क में कुल 7 क्वेश्चन फिजिक्स के, उपखंड ख में 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, और उपखंड ग में बायो के 7 क्वेश्चन रहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं जिनको आप OMR शीट में भरेंगे। इसको आप कॉपी में इसका उत्तर नहीं लिखना है, बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए। इसका उत्तर आपको कॉपी में नहीं लिखना है, इसका उत्तर कहाँ देना है? OMR शीट पर देना है। OMR शीट में भी बहुत कुछ आपको भरना नहीं रहता है। बहुत अच्छी तरह से जान लें कि OMR शीट में आपकी जो एंट्री है वह केवल ये जो पेपर है आपका, इसका जो अंतिम 2 अक्षर है, ये 2 अक्षर, जैसे इसमें लिखा है DQ, तो उसमें केवल 2 जगह है आपको, एक जगह D, एक जगह Q लिख करके, और उसमें ब्लैक कर देना है उस अक्षर को जिस अक्षर का संकेतांक रहता है, और नीचे उसी चीज को फिर एक बार लिखना है। OMR शीट में प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक का क्वेश्चन दिया गया है, और उसमें आपको पहले वाले पार्ट में उसमें आंसर देने हैं गोला करके। चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प आपको काला करेंगे, ABCD। नीचे उसका हाफ पार्ट, नीचे छोटा सा पार्ट दिया गया है, उसमें जो गोला आप काला करेंगे उसी चीज को आप नीचे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन के लिए, आइए यहां से शुरू करते हैं। पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा इसमें, और अगर आप ये पेपर ठीक प्रकार से पढ़ लेंगे तो मैं आपको दावा करता हूं कम से कम 80% क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अभी एक पेपर मैं और आपको देने वाला हूं। दोनों पेपर जो विद्यार्थी ठीक प्रकार से कर लेगा उसको 95% तक क्वेश्चन मिल जाने वाला है। तो ठीक प्रकार से अपनी तैयारी आप चाहें तो हमारे साथ कर सकते हैं, और मैं आपका स्वागत करूंगा। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। ये पहला क्वेश्चन आपका फिजिक्स के पार्ट का है। अब इसमें कौन सा विकल्प सही है, अनुमान लगाइए। देखिए, इसमें दूसरा विकल्प सही है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो आप यहां ख लिखा हुआ है, आपका जो पेपर आ रहा है उसमें ABCD भी लिख के आ सकता है, और क ख ग घ भी लिख के आ सकता है। अगर क ख ग घ लिख के आता है, चूंकि OMR सभी ABCD में है, तो यहाँ B होगा, और यहाँ B वाले पहले वाले पार्ट में B को आप काला करेंगे, एकदम आपका गोला बना हुआ अब आप मान लीजिए इसको करना चाहते हैं तो
आप एक गोला होता है उसमें गोले को काला करेंगे, गोला बना होगा क्वेश्चन नंबर 1 के आगे, क्वेश्चन नंबर 1 होगा और उसमें लिखा होगा ABCD, ऐसे ऐसे गोला बना रहता है उसमें। OMR शीट की बात मैं कर रहा हूं। अब मान लीजिए इसमें आप गए, बी वाला सही है तो बी वाले को पूरा पूरा आप ब्लैक कर दीजिए। प्रयास करिए बेटा, ब्लैक पेन का प्रयोग करिए, ठीक है। आप इसको पूरा पूरा काला कर दीजिए, हाँ, एकदम जरा सा भी इसमें बचना नहीं चाहिए। और नीचे जो हाफ पार्ट होगा उसमें आप, एक नीचे पार्ट होगा हाफ, उसमें क्वेश्चन 1 लिखा होगा और वहाँ भी कॉलम ब्लैंक है, वहाँ पर ऐसे कॉलम है वहाँ पर, और उसमें आप जाकर के ऐसे बी लिख दीजिए। ये जहाँ गोला काला करने वाला है इसमें नीचे आपका हस्ताक्षर का कॉलम है, अपना भी हस्ताक्षर कर लें और अपने कक्ष निरीक्षक महोदय का, जो आपके इन्विजिलेटर हैं, उनका भी सिग्नेचर जरूर कराएं। ऐसे ही ये जो कॉलम है नीचे वाला हाफ पार्ट, यहाँ पर ऐसे हाफ पार्ट है डॉट डॉट करके, और यहाँ नीचे भी आपको एक जगह सिग्नेचर करना है। तो आपको 2 चीज़ें भरनी है, एक तो संकेतांक भरना है 2 अक्षर, और दूसरा इसमें गोला काला करना है, नीचे भी लिखना है। इसके नीचे भी आपका हस्ताक्षर होना है, आपके इन्विजिलेटर का हस्ताक्षर होना है, और इसके नीचे भी आपका हस्ताक्षर होना है और आपके इन्विजिलेटर का यानी कक्ष निरीक्षक महोदय का हस्ताक्षर होना है। तो इसको भी अच्छी तरह से आपको जान लेना पड़ेगा। हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। इसमें देखिए मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। अब मुख्य फोकस बिंदु की इकाई क्या होगी? फोकस बिंदु, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब इसमें मुख्य फोकस बिंदु ये दर्पण के लिए भी हो सकता है और लेंस के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है। दर्पण के लिए जो क्वेश्चन होगा उसमें ध्रुव से और फोकस बिंदु कहाँ होगा? तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर फोकस बिंदु नहीं, फोकस दूरी हो जानी चाहिए। यहाँ पर फोकस दूरी की इकाई क्या होगी? फोकस दूरी की इकाई के लिए आप मीटर पर टिक लगाएंगे, और इसमें ए वाला जो पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन के लिए आप ए वाले पार्ट को पूरी तरह से काला कर देंगे, ठीक है। बी वाला ऐसे छोड़ देंगे, सी वाला छोड़ देंगे, डी वाला छोड़ देंगे और ए वाले को काला करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर नीचे दूसरे वाले कॉलम में नीचे आपका होगा, यहाँ पर ए लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फोकस दूरी की इकाई होगी क्या? मीटर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। तो किसमें न्यूनतम होगी? हम सब जानते हैं कहाँ न्यूनतम होती है? हीरा में न्यूनतम होती है। कहाँ होती है न्यूनतम? हीरा में। ये हमारा विकल्प सही है, हीरा। तो इसमें आप ए में काला कर लेंगे और फिर नीचे ए लिख देंगे। एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम माइनस चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अब कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है? 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? I बराबर होता है क्या? Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT। लेकिन यहाँ तो Q बराबर IT लगेगा नहीं, फिर क्या लगेगा? Q बराबर होता है, I बराबर क्या होता है? देखिए क्या लगाएंगे आप सवाल इसमें? या दिमाग लगाइए। N इंटू ई, फिर यहाँ पर I बराबर हो जाएगा N इंटू
ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 10 गुणे 1.6 गुणे 10 -19, तो कितना हो गया 1.6 गुणे 10 -18। तो हमारा ये विकल्प सही होगा, बी लिख करके, और हम उसको क्या करेंगे, काला कर लेंगे। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, किस बात का होता है, तो टंगस्टन का होता है। ए वाला हमारा विकल्प सही है। थोड़ा सा आगे बढ़िए। यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो तो इनके बीच सही संबंध है। सही संबंध क्या होता है, सही संबंध होता है फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर सूत्र होता है बी इंटू ए। तो अब देखिए इसमें फाई तो यहां दिया हुआ है, फाई बराबर बी इंटू ए होता है, तो होगा नहीं, फिर क्या होगा, बी हो सकता है, बी इक्वल, अगर इसमें से हम बी निकालना चाहें तो बी इक्वल हो जाएगा फाई अपॉन ए। तो हमारा ये विकल्प सही जा रहा है, ठीक है। ए तो आएगा नहीं, ए बराबर बी इंटू फाई कह रहा है, तो इंटू हो नहीं सकता, ए इक्वल बी इंटू फाई हो नहीं सकता। बी इक्वल फाई इंटू ए कह रहा है, तो बी इक्वल फाई इंटू ए हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये विकल्प सही है, ए। दूसरा कह रहा है कि 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध निकालना है आपको। प्रतिरोध का संकेत क्या है, आर, और इसमें क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है, V बराबर 220 वोल्ट, और वाट क्षमता का मात्रक है, तो P बराबर 100 वाट दिया हुआ है। तो क्या करें हम इसको, हमको निकालना क्या है, R निकालना है। P इक्वल होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो V स्क्वायर 220 इंटू 220 अपॉन आर तो है नहीं, तो आर को यहाँ करिए, आर निकालना है आपको ना, पी को यहाँ लाइए, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो कितना आ जाएगा ये 22 इंटू 22 कितना हो गया 4, 8, 4 और 2 जीरो यहाँ आ जाएगा अपॉन 100, 0 0 कट गया, तो 484, ये विकल्प हमारा सही है। इस प्रकार आंकिक प्रश्नों को भी इसमें समाहित किया जा सकता है, फार्मूला के भी प्रश्न आ सकते हैं, कुछ रीजन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है, या आसमान से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें लिए जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का पार्ट। अब आ जाइए आप केमिस्ट्री के पार्ट में, 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है प्रोपेनल है, प्रोपेनल। अभी प्रोपेनल की बात करें, क्या है प्रोपेनल भाई, प्रोपेनल क्या है इसमें से, देखिए प्रोपेनल 3 कार्बन वाला यौगिक होगा। पहली बात तो मेथेन, पहला क्या होता है, मेथेन होता है, पहला है मेथेन, ठीक है। दूसरा है एथेन, एथ ग्रुप हो गया, फिर प्रो ग्रुप हो गया। तो प्रो ग्रुप में आप सीधे देख पा रहे हैं कार्बन यहाँ 3 है और कार्बन 3 यहाँ है। अब अल ग्रुप है, अल, अल मीन्स क्या होता है, अल दो शब्द है ना, अल और ऑल। अल, अल अल्कोहल को कहते हैं, और अल, अल क्या कहलाएगा, बोलिए, एल्डिहाइड को कहते हैं। तो C3 के साथ H कितने होने चाहिए, एल्डिहाइड CHO। अब क्या हो जाएगा इसमें, देखिए C3H6O,
ये प्रोपेनल का फार्मूला होगा। कैसे? CnH2n-1 तो C3H n नंबर ऑफ कार्बन, H कितने? 2 तिया 6 -1 तो कितना हो गया? 5। और यहाँ कौन सा ग्रुप है? H और होना चाहिए, तो H और O और होना चाहिए, तो 6O हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोपेनल का फार्मूला आ गया। फिर लेड नाइट्रेट का सूत्र है। लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 ट्वाइस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय लवण की जब बात करेंगे तो परिभाषा देते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। ऐसे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। अब आप इसमें देख लीजिए कि इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यही दिख रहा है ना, तो हाइड्रोजन जहां दिखेगा वो अम्लीय लवण होगा। क्या होगा? अम्लीय लवण होगा। तो हमारा ये जो है अम्लीय लवण वाला सूत्र है NaHSO4। थोड़ा आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11, आवर्त सारणी में आवर्त के बाईं तरफ से दाईं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु क्रमांक सीधे उत्तर लिख दीजिए। परमाणु क्रमांक क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई? सीधे बढ़ता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा H2SO4। देखिए H2SO4 2 हाइड्रोजन इसमें विस्थापित किया जा सकता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 10H2O। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? हम सब जानते हैं जल में 2 घुलनशील विटामिन होते हैं। कौन कौन से? कोई बता सकता है? जल्दी बता दीजिए जिसको आ रहा हो। नहीं आ रहा है? देखिए विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इसमें देखिए कहीं कोई दिख रहा है? ये वाला है बी पार्ट आपका आ जाएगा। प्रचलित रूप में इसको मैंने ABCD ही दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने कखा में कर लिया है। वैसे आप ABCD में ही आपका आने वाला है, विकल्प ये सब ABCD के रूप में रहेगा। प्रचलित रूप में ऊर्जा गृह कहलाता है। कौन सा ऊर्जा गृह भाई? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह है। कौन सा पादप हार्मोन है? ये विकल्प थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये यहां पर ये विकल्प होना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला यहां चला जाना चाहिए था। तो इसमें साइटोकाइनिन, मादा लिंग हार्मोन किसको कहते हैं? दिमाग लगाइए, ये 2 में से एक है। कौन सा है? एक है पुरुष और एक है मादा। दिमाग लगाइए कौन सा है? तो सी। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? श्वसन में। किसमें? श्वसन में। बोमेन संपुट किसका भाग होता है? देखो उधर का भाग तो भाई होगा नहीं। बोमेन संपुट क्या करता है? मूत्र को छानने का काम करता है, ब्लड को छानकर मूत्र बनाता है। ये क्या करता है? ब्लड को प्योरीफाई करता है, यानी उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर करने का काम करता है। कहाँ होता है ये काम? तो होता है ये किडनी में, वृक्क में ये काम होता है। ठीक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़िए थोड़ा। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात आ गई। निम्नलिखित में से डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में आ गया नहीं है, बाकी सब है, एक नहीं होगा।
तो कौन सा नहीं है? जीवन संघर्ष, ये तो है ही, तो जीवन संघर्ष हुआ ही था। अब जीवन संघर्ष हो गया तो क्या करें? जीवन संघर्ष के बाद क्या हुआ भाई, बताइए? जीवन संघर्ष हुआ, फिर योग्यतम की उत्तरजीविता आ गई। योग्यतम की उत्तरजीविता, चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि जो योग्य होगा वही जीवित होगा, तो योग्यतम की उत्तरजीविता हो गई। अंगों का उपयोग और अनुपयोग, ये जो सिद्धांत है ये लैमार्क का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है ये? लैमार्क का। तो ये लैमार्क ने बताया था, यही हमारा एक इसमें से जो है डार्विन का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब डार्विन का सिद्धांत है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हमारा जो है ये कहाँ देना है उत्तर इसको? हाँ गेस लगाइए। OMR शीट पर देना है, ठीक है? तो 20 क्वेश्चन का उत्तर देना है OMR शीट पर। अब हमारा OMR शीट कंप्लीट हो गया। अगर ये 20 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो ऑलरेडी आप 20 नंबर पा चुके हैं। अब आपको केवल पास होने के लिए 3 मार्क्स चाहिए, ओनली 3 मार्क्स, और आगे बढ़ने के लिए, मेरिट में आने के लिए तो 100 में 100 चाहिए। आइए अब इसके बाद कैसा पेपर होगा? इसके बाद जो पेपर आने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का आने वाला है। कैसा आने वाला है? डिस्क्रिप्टिव। सीधे जो बोर्ड ने इस बार मॉडल पेपर जारी किया है उसमें उन्होंने अति लघुत्तरी प्रश्न नहीं डाले हैं। उनका कहना है अति लघुत्तरी प्रश्न नहीं आएगा, आ भी सकता है, ठीक है? 3 अति लघुत्तरी क्वेश्चन को अगर हम ऐड कर दें तो एक दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। हमने उस आधार पर 1-2 क्वेश्चन इसमें ऐड किया है। आइए थोड़ा आगे बढ़े। देखिए ये हमारा वर्णनात्मक क्वेश्चन आ गया। पहला पार्ट हमने लिया है फिजिक्स से, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी आ सकता है और क्वेश्चन नंबर 21 भी हो सकता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 भी हो सकता है और क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं। तो बोर्ड में पेपर कैसा बना हुआ है? अभी तो ये पहला साल है हम लोगों का, नए सिरे का जो नए मॉडल पेपर जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें ये पहला साल है कि जो प्रारूप बदला हुआ है थोड़ा। तो यहाँ 1 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है। अब यहाँ जो हल करना है यही सावधानी बरतनी है। देखिए फिजिक्स का पार्ट सभी क्वेश्चन एक साथ करने हैं आपको। ऐसे आपका पार्ट आ जाएगा उपखंड का, यहाँ लिखा होगा फिजिक्स। अगर यहाँ फिजिक्स लिखा हो सकता है तो आप फिजिक्स वाला पार्ट करेंगे। ये हो गया हमारा फिजिक्स। हमने क्या ले लिया? फिजिक्स ले लिया। अगर यहाँ फिजिक्स लिखा है तो सबसे पहले आप उपखंड क डालेंगे, पहले खंड ब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, फिर लिखेंगे उपखंड क फिजिक्स, और फिजिक्स के सभी क्वेश्चन आपको एक साथ करने हैं। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी अच्छा जानते हैं, अच्छा लिखते हैं, बट सिस्टम को ठीक से फॉलो नहीं करते तो उनके अंक कम आ जाते हैं। बाद में वो बोर्ड के चक्कर लगाते हैं और बोर्ड कहता है भाई हमने तो पेपर में लिख कर भेजा है कि सभी एक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करें। पेपर में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से एक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करें, क्योंकि कॉपी का जो निरीक्षण होता है उसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री या केमिस्ट्री प्लस बायो, ऐसे 2 टीचर कॉपी चेक करते हैं। तो अगर आप सभी प्रश्न एक साथ करेंगे तो टीचर्स को कॉपी चेक करने में सरलता होगी। प्रश्न क्रमांक बिल्कुल साफ सुथरा लिखें, खंड क्रमांक बिल्कुल साफ सुथरा लिखें, तो आपको अच्छा अंक मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आइए शुरू करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 21 भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं? देखिए इसमें 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हो गया वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। किस प्रकार होता है? सूर्य से प्रकाश चलता है,
रास्ते में वायु की अनेक परतें होती हैं, और वायु की अनेक परतों का क्या मतलब, वायु की अनेक परतों में कहीं सघन होती हैं, कहीं विरल होती हैं। तो उन सघन विरल से होता हुआ जब प्रकाश नीचे आता है तो उसमें माध्यम भिन्न भिन्न हो जाते हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों में हम जानते हैं प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, और जब प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होगी तो उसमें अपवर्तन हो जाएगा। तो वायु के विभिन्न स्तरों के कारण उसमें अपवर्तन हो जाता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे बहुत ऊंचाई पर हैं, वहां से ये जो वायुमंडल है बहुत अधिक लेयर से बनकर के आया हुआ है, कहीं सघन है कहीं विरल है। तो सघन विरल दो भिन्न माध्यमों में जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम से दूसरे भिन्न माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें अपवर्तन हो जाता है, और बार बार अपवर्तन होने के कारण तारे से आया हुआ प्रकाश हमारी आंखों पर टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, तो ग्रह में तो स्वयं का प्रकाश होता नहीं, ग्रह तो उन्हीं तारों से आए हुए प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ग्रह हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है, ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा इसको। आइए शुरू करते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। हम सब जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और क्या करता है ये, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। तो कहाँ बना रहा है, u बराबर 10 सेंटीमीटर, और ये भी होगा माइनस में। हम यहाँ एक बार लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार। ठीक है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? अच्छा, ये प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है, एक मिनट। ये v है, ये क्या है, v। अब कह रहा है कि u कहाँ है, तो आप अवतल लेंस की बात करें। अवतल लेंस ये है, एक बार अगर आपको ध्यान में आएगा तो ये इसका मेन एक्सिस हो जाएगा, ये पॉइंटिंग है, यहाँ पर आपकी फोकस बिंदु होगी, और प्रकाश की किरण इधर से जाएगी तो ये फैल जाएगी, वस्तु से प्रकाश की किरण जा रही है तो फैल जाती है, ये पीछे की ओर होकर के आएगी। ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर ही बनेगा, जब बनेगा तो v भी माइनस में आएगा। लेकिन अभी u भी, अभी हम v को माइनस नहीं ले सकते। अभी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। अब v निकालना है हमको, तो आ जाइए v निकाल लेते हैं। ठीक है। तो लेंस का सूत्र क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला लिख दीजिए खट से, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो अभी सीधे उत्तर लिख सकता हूँ। 1/f इक्वल v 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रख दीजिए कट से, u निकालना है आपको, पक्षांतर कर लिए, इधर आइए, 1/u ले लीजिए, वैल्यू रख दीजिए खट से, 1/-15 इक्वल 1/-10 माइनस 1/u। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा आप किरण आरेख खींच लेंगे और इसका पूरा उत्तर आपको मिल जाने वाला है। ठीक है।
समझ में आ रहा है? गुणा भाग तो करना आता है ना, तो गुणा भाग कर लेंगे आप सभी। ठीक, अब आगे बढ़िए थोड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजक के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम में बहुत सिंपल, श्रेणी क्रम में वेरी सिंपल। क्या वेरी सिंपल? लगा के देखेंगे तब ना पता चलेगा। हाँ आइए, देखिए श्रेणी क्रम में निकालना है। R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला आपको यहां पर प्रूफ करना है। ठीक है, 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। मान लिया पहले प्रतिरोध को R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 है, और तीनों को जोड़ दिया गया है। क्या किया गया? तीनों को क्या किया गया भैया? तीनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब तीनों को आप जोड़ देंगे तो आपको संयोजक के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र निकालना है आपको। अब आइए निकाल लेते हैं थोड़ा। यहां देखेंगे आप, 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। आप ऐसे बिल्कुल सिंपल सा निकालते हैं। परिपथ बनाइए खट से। ठीक, धारा को इधर से घुमा दीजिए, प्लस माइनस दे दीजिए, धारा आने लगी। ये प्रतिरोध का नाम हो गया R1, इसका कर दीजिए R2, इसको कर दीजिए R3। ठीक है, और इन तीनों को आप जब इसका निगमन करते हैं तो आपको फार्मूला प्राप्त होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा ये पेपर मॉडल पेपर चल रहा है, हाँ, तो इसका पूरा सलूशन देने में बहुत टाइम लगता है। आइए थोड़ा आगे बढ़े। ये कैसे आएगा? ओम के नियम से। देखिए बिल्कुल सिंपली मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। V इक्वल आई आर, हमको क्या निकालना था? R। तो R बराबर क्या हो जाता है? V बाई आई। किसी भी परिपथ के लिए R की वैल्यू फिक्स होती है और I की वैल्यू भी फिक्स होती है। श्रेणी क्रम में विभव का मान बदलता जाता है, धारा का मान समान बना रहता है। तो I बराबर V बाई आर से निकाल लेंगे तो हमारा ये पूरा फार्मूला निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विद्युत जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? विद्युत जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? जनित्र है, इसका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पहले ही दिया गया है। जब किसी परिपथ को किसी बंद चुंबकीय फ्लक्स में घुमाया जाता है, किसी बंद परिपथ में किसी कुंडली को घुमाया जाता है, फिर से सुनेंगे ध्यान से। जब किसी कुंडली को किसी बंद क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसको हम दूसरे रूप में क्या कहते हैं? चित्र की सहायता से इसको कैसे समझाएंगे? तो चित्र बना करके उसको हम अच्छी तरह से समझा लेंगे। चारों का नाम दे देंगे। इसके विद्युत जनित्र के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं भैया? क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक यानी फील्ड मैग्नेट ए, दूसरा आर्मेचर, आर्मेचर कुंडली, तीसरा क्या होता है? हाँ, विद्युत जनित्र है ना। जनित्र में 2 प्रकार के, कौन कौन से? एसी और डीसी। तो यहाँ पर वलय, अब देखिए यहाँ पर दोनों को अलग अलग नहीं दिखाना है हमको,
चित्र की सहायता से कोई एक दिखा दीजिए आप, ठीक है। चाहे विभक्त वाला दिखा दीजिए तो उसे डीसी बन जाएगा, और चाहे सर्पी वाला दिखा दीजिए उससे एसी बन जाएगा, ठीक है। और चौथा इसमें आप डी पार्ट ले लेंगे तो क्या होता है, ब्रूस, ठीक है। इस चारों पार्ट को लेकर के आप क्लैरिफाई कर देंगे तो आपका क्लियर मामला आ जाएगा और अच्छा सा नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक। तो ये 4 पार्ट करके हमने आपको बता दिया, ऐसे 4 पार्ट करके आपको करना होगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, अथवा करके दिया है क्वेश्चन में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। कौन सा नियम है, फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम लिखेंगे यहां पर। और फिर चित्र की सहायता से विद्युत मोटर की कार्यविधि को समझाइए। देखो बेटा, विद्युत जनित या विद्युत मोटर में से एक आपके परीक्षा में आ रहा है, ठीक, 100% गारंटी के साथ। तो इनमें से अच्छी तरह से दोनों तैयार कर लेंगे तो आपका ये जो 6 नंबर का पेपर क्वेश्चन है वो आपका सेलेक्ट हो गया है। श्रेणी क्रम प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, ये श्रेणी क्रम का सूत्र या इस पर आधारित आंकिक प्रश्न आपके परीक्षा में आ रहे हैं, तो उसको भी आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपका पूरा मार्क क्लियर है। फिजिक्स में कुल 6 प्रश्न ही हैं जिनको आपको ठीक प्रकार से तैयार करना है। एक मानव नेत्र है, मानव नेत्र की रचना, और दूसरा है दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अगर आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो फिजिक्स हमारा ओके है, ठीक है। फिजिक्स में आपको 25 से 25 पाने से कोई रोक नहीं सकता, मेरा दावा। आइए रसायन विज्ञान की ओर चलें, ठीक है। तैयारी हो गई इसकी, फिजिक्स पूरा हो गया हमारा। आइए रसायन विज्ञान की बात करते हैं। रसायन विज्ञान में भी बहुत इजी पेपर आएगा, बहुत इजी है। देखिए इसमें पेपर का क्रम क्या था फिजिक्स में, पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स, दूसरा 4, तीसरा 4 और चौथा 6, 6 4 10 या 14 4 18 और 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही केमिस्ट्री में आ जाइए, केमिस्ट्री चलते हैं, देखते हैं थोड़ा क्या स्थिति है केमिस्ट्री में। अब आप फिजिक्स से पूरा कर लिए तो आप लिखेंगे उपखंड ख, पूरा उपखंड ख में। अब आप उपखंड ख में क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये, या कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 25 भी हो सकता है, ठीक बात। ये देखिए हमने थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें लिया है केमिस्ट्री में। अभी आप कह रहा था मैं ना कि बोर्ड ने दिया है तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया है, इसमें मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन आपको लिया है, बिल्कुल 60 क्वेश्चन। निम्नलिखित यौगिक में IUPAC प्रणाली में नाम लिखिए। अब देखिए यहां पर CH3 CH2 CH2 CH3 4 कार्बन वाला आइटम है, 1 2 3 4 ब्यूटेन है, सीधा सीधा क्या है, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन लिख सकते हैं आप इसको। CH3COOH क्या है ये, ओइक एसिड है ना, 2 कार्बन इसमें है, 1 2 दोनों को लेंगे आप तो 2 वाले को क्या कहते हैं, एथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, ठीक बात। 4 नंबर हो गया आपका। आइए ख नंबर चलते हैं, 5वां का ख। ये भी 4 मार्क्स का है बट हमने छोटा छोटा कर लिया इसको, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। अब देखिए मैं बार बार कहता हूं यहां सांद्र होगा, ठीक है, बार बार कहता हूं आपको 3-4 रासायनिक क्रियाएं अच्छी तरह से पढ़ना है। एनोडीकरण, एस्टरीकरण, कार्बनीकरण, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन, ये 5 क्रियाएं आपको पढ़नी है। इसी में देखिए एस्टरीकरण यहां आ गया, ये एस्टर बनाने की विधि है। प्रश्नोत्तर क्रमांक कैसे डालेंगे, बहुत अच्छा सुंदर, देखिए भैया का क्वेश्चन आ गया है, प्रश्नोत्तर क्रमांक कैसे लिखें। तो बेटा ये हमारी कॉपी, मान लो ये हमारी कॉपी है, ये भैया ने पूछ लिया, तो यहाँ से ऐसे हमारा एक बॉर्डर लाइन खींच लेंगे, आधी इंच का इधर हाशिया खींच लीजिए, और यहाँ से आप बढ़िया से ऐसे करके
प्रश्नोत्तर क्रमांक बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिखकर, और जैसे 5वां का ख है तो 5 नंबर यहाँ डाल दीजिए, ख नंबर यहाँ लिख करके और इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये जरा स्केच पेन का प्रयोग करें तो अच्छा लगेगा। ठीक बात। आइए, एस्टरीकरण क्रिया यहाँ होने जा रही है। एस्टरीकरण क्रिया क्या होती है भाई? एस्टर बनने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। लेकिन ऐसे थोड़े, कैसे? फिर कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है, एक अम्ल कार्बनिक अम्ल और एक अल्कोहल, जब अम्ल और अल्कोहल की आपस में क्रिया होती है तो अम्ल और अल्कोहल की क्रिया से एस्टर बनने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा। बनेगा क्या? देखिए, इसमें CH3COOH यहाँ दिया हुआ है, तो दोस्त इसमें से क्या करो, CH3COO ले लो। क्या ले लो? CH3COO ले लो। और इसमें से क्या ले लो, C2OH5 ले लो। तो इसमें बनेगा क्या, CH3COOC2H5। ये एस्टर बन गया। नाम तो आप जान ही गए हैं। प्लस यहाँ OH और H मिलाकर H2O। ठीक, बन गया। ये रासायनिक क्रिया हो गई। इसके नीचे नाम लिख दीजिए यहाँ पर, एस्टर। फिर दूसरा जाइए, C2H5Br प्लस KOH। ये क्या है भाई? अभी नीचे एक रिएक्शन दिया गया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा देखो यहाँ दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण भी है। जो बच्चे नहीं जानते वो खोजते हैं एग्जाम्पल कहाँ पाए हम। ठीक है, जब किसी यौगिक से कोई एक अवयव दूसरे अवयव को प्रतिस्थापित कर देता है तो इसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जब दो अवयव आपस में प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या क्या विस्थापित हो रहा भैया? तो आइए बताता हूं। इसमें C2H5 ये OH के साथ चला गया तो क्या बनाया, C2H5OH बना लिया, एथिल अल्कोहल बन गया ना। हाँ, अब क्या बचा, ये जो हमारा KBr था, ये बेचारा KBr जो है ये अलग हो गया, ये पोटेशियम ब्रोमाइड बना लिया। ठीक बात। इसके नीचे नाम भी लिख देंगे, क्या, एथिल अल्कोहल या इथेनॉल और पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ठीक समझ में आ रहा है? इसका पॉजिटिव पार्ट इसके निगेटिव पार्ट से, इसका निगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट से ऐड कर लिया है तो क्या बना लिया इसने, क्या बना लिया भाई, C2H5OH और KBr, ये पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। अब यहां दिया हुआ एक क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। यही रिएक्शन उठा करके यहां लिख दीजिए, इसकी परिभाषा लिख दीजिए, नंबर आपका आ जाएगा। संकलन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अभी हम सीधे आ गए प्रश्न क्रमांक 5 से 7 में, अभी 6 हमको बताना है। पहले 6 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 के क्या की, संक्षारण क्या है? हाँ, एक बात बताना बहुत जरूरी है आप सभी को, पेपर करते करते आप सभी पेपर में ही कुछ लिख डालते हैं। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बताना है मुझे कि आपको पेपर में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर लिया आपने, इसको सही का निशान लगा सकते हैं आप, लेकिन जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, ऐसे परीक्षा में मत लिखिएगा पेपर में। ठीक है, नहीं तो रेस्टिकेशन हो जाएगा।
दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, इसको आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत सख्त है, तो थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन तरीके जानना है। ठीक बात। आइए, संक्षारण क्या है उदाहरण द्वारा समझाइए। तो संक्षारण क्या है? नमी की उपस्थिति में लोहा या उससे बनी हुई वस्तुओं का या धातु या उससे बनी हुई वस्तुओं का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। क्षरण माने धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं वस्तुएं, तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण द्वारा समझाइए। लोहे की कील को पानी में डाल दीजिए तो जंग लग जाता है। तांबे को आप नमी की उपस्थिति में रख दीजिए तो उस पर नीले नीले परत बन जाते हैं। ये क्या है? संक्षारण क्रिया है। आप जब तांबे की उतनी परत को घिस करके रगड़ करके साफ कर देते हैं तो तांबा चमकने लगता है। ऐसे कोई भी धातु तीन को छोड़कर, कौन कौन से तीन छोड़कर? कौन कौन से तीन छोड़कर? सोना, चांदी और प्लेटिनम। इन तीन को छोड़ करके से सभी धातुओं पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। यही तीन ऐसी धातुएं हैं जिनमें ऑक्सीडेशन क्रिया न के बराबर होती है। मैं सीधे डायरेक्ट नहीं कह पा रहा हूं कि नहीं होती, न के बराबर होती है। इन्हें उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, उत्कृष्ट धातुएं किसे कहते हैं? कौन कौन सी धातुएं हैं? सोना, सोना का संकेत क्या है भाई? Au, चांदी Ag और प्लेटिनम। ये तीन धातुएं उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। इनमें ऑक्सीकरण न के बराबर होता है। तो संक्षारण क्रिया क्या है? धातुओं का धीरे धीरे नमी या वायु की उपस्थिति में क्षयित होना, नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर ख। आइए, साबुनीकरण क्या है? पेपर हमें सॉल्व करना हो तो कम समय लगेगा, लेकिन आपको समझाना है, टाइम लग रहा है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। साबुनीकरण क्या है? पहले हेडिंग डालेंगे साबुनीकरण। ऐसे ही संक्षारण क्या है? पहले जहां क्या आया वहां संक्षारण पहले हेडिंग डालेंगे, कोरोजन। ठीक है, साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन, हेडिंग डाल दीजिए। उच्च वसा अम्लों के जल अपघटन से साबुन बनता है, इसको साबुनीकरण कहते हैं। परिभाषा दे देंगे, उसका सूत्र देंगे और रासायनिक क्रिया देते हुए, बस रासायनिक क्रिया दे दीजिए, पूरा हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम। 7 का ए, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का जुड़ करके कोई एक पदार्थ बनाना। जब दो या दो से अधिक तत्व या दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, सिंपल सा, बिल्कुल उदाहरण लेना है तो बिल्कुल सिंपल उदाहरण ले सकते हैं भैया। ठीक है, आइए हम ले लिए C+O2 गिव्स CO2। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन हमने ले लिया। एक दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं। आइए, H2 + O2 गिव्स H2O। थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा इसको, बैलेंस तो नहीं है ना, तो यहाँ क्या होगा? 2H2, यहाँ 2H2O। ये भी योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। जब कोई एक नया पदार्थ बनता है तो उसको योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के लिए उदाहरण मैंने बताया था यहाँ पर, C2H5Br + KOH, C2H5OH + KBr। इसी में एग्जाम्पल भी है। जब कोई दो पदार्थों में से एक पदार्थ का एक अवयव दूसरे पदार्थ के दूसरे अवयव को विस्थापित कर देता है तो इस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें दोनों चूंकि विस्थापित होते हैं, इस कार्य को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब किसी यौगिक से कोई एक तत्व, किसी यौगिक से कोई एक तत्व क्रिया करे और उस यौगिक से किसी अवयव को विस्थापित कर दे। जैसे
उदाहरण ले लीजिए, कौन सा उदाहरण ले लें, कोई सिंपल ले लीजिए। हम इसका उदाहरण यहाँ लेते हैं, ये कौन सा एग्जाम्पल ले लें भाई, किसी भी एक ले लीजिए, इसी में से कोई एक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम। जब सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो हम सब जानते हैं सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी में सोडियम कैल्शियम से ऊपर है, इस कारण से यह सोडियम क्या करता है, हाइड्रोक्साइड बना लेता है और कैल्शियम को उसमें से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर कितना कैसे कैसे है भैया, बैलेंस तो नहीं है, ये बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, तो हमारा बैलेंस हो गया। रासायनिक समीकरणों को, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रासायनिक समीकरण हैं, वो बैलेंस लिखे जाते हैं, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो मेन प्रोडक्ट पर निर्भर करते हैं। तो ये तो इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, तो इसको बैलेंस चाहिए, ठीक है। 2NaOH प्लस Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नीचे नाम लिख देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिख दीजिए स्पष्ट रूप से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम लिखते समय ध्यान रखेंगे प्लस के उस पार नहीं जाएंगे, प्लस कैल्शियम। हो गया। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसी में एक अथवा क्वेश्चन है, अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, अयस्क के सांद्रण की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। ये दोस्तों ये करो नहीं बल्कि यहाँ कीजिए होगा, ठीक है, आदेश नहीं करना मुझे। अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, समझते हैं, यहाँ बिंदी रहेगी। अयस्क के सांद्रण की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। अयस्क का सांद्रण धातु कर्म का है, सीधा सीधा अयस्कों को सांद्रित करना। तो किसी धातु के अयस्क से अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया अयस्कों का सांद्रण कहलाती है। ठीक, पहले हेडिंग डाल देंगे, अयस्क का सांद्रण, पहले हेडिंग डालेंगे, फिर इसके बाद हम कुछ लिखेंगे, ठीक है। अयस्क का सांद्रण पहले हेडिंग डालेंगे फिर लिखेंगे। किसी क्या लिखेंगे, धातु के अयस्कों से उसके अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। सांद्रण की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां भैया, तो पहला है चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण विधि एक हो गई। दूसरी क्या है, दूसरी क्या है भाई, फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन, ये थोड़ा सा हाँ, प्लवन, फेन प्लवन विधि। और एक क्या है, चुंबकीय पृथक्करण, फेन प्लवन, और तीसरा, तीसरा बताइए। ये एक विधि और पढ़ी है ना यहाँ पर, गुरुत्वीय पृथक्करण। अरे भाई आप लोग ध्यान दिया करिए, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है। चुंबकीय पृथक्करण में क्या करते हैं, ऐसे 2 पट्टा ले लेते हैं, इसको ऐसे बेलन को घुमाते रहते हैं, यहाँ अयस्क डालते हैं चुरमुरा करके, और यहाँ से गिरता हुआ यहाँ 2 भागों में ऐसे करके मैग्नेटिक पदार्थ यहाँ गिर जाता है, बिना मैग्नेटिक पदार्थ बाहर आ जाता है, और ये हो गया चुंबकीय पृथक्करण। फेन प्लवन विधि में क्या करते हैं, बड़े से हौज में लेकर के और इसमें क्या वायु के झोंके की सहायता से हम चीड़ का, इसमें पहले अयस्क को डालकर
पानी डाल देते हैं, उसमें चीड़ का तेल मिला देते हैं और चीड़ का तेल मिलाकर इसमें वायु का झोंका डालते हैं तो इसमें बनता है फेन। और चूंकि इसमें सल्फाइड अयस्क होता है तो उसमें बनता है फेन, और इस फेन को ऊपर ऐसे इकट्ठा हो जाता है और इस फेन को छान कर अलग कर लेते हैं, इसी में धातु रहती है। गुरुत्वीय पृथक्करण में क्या है, ऐसे एक सीधा तिरछा सा थोड़ा सा इस प्रकार का पैटर्न ले लेते हैं, यहाँ पर अयस्क को चूड़ करके यहाँ डालते हैं, यहाँ से पानी का फ्लो गिराते हैं और जो अयस्क होता है वो यहाँ से भारी पदार्थ यहाँ रुक जाता है, हल्के पदार्थ यहाँ से बह बह करके ऐसे नीचे आते हैं। यहाँ कंटेनर बड़ा सा लगाए रहते हैं, यहाँ एक कंटेनर और लगा देते हैं, कंटेनर में आकर के गिरता है और यहाँ से होकर दूसरे कंटेनर में चला जाता है। भारी पदार्थ हमारे जो धातुएं हैं वो यहाँ मिल जाती हैं, कुछ धातुएं गिरती हुई यहाँ आती हैं तो यहाँ निकल जाती हैं, बाकी जो अशुद्धियाँ होती हैं निकल करके बाहर चली जाती हैं। इस प्रकार से पृथक्करण की इन 3 विधियों का हमने जिक्र कर लिया है। अब हम ये उपखंड ख तक पूरा कर लिए, ठीक है। उपखंड ख में कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए भाई? उपखंड ख में रसायन विज्ञान, यहाँ हमारा रसायन विज्ञान लिखा हुआ रहेगा, यहाँ अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो यहाँ लिखा रहेगा रसायन विज्ञान ऐसे, ठीक है। आप भी स्पष्ट रूप से इसमें डाल दीजिएगा भैया, तभी भैया बहनों ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सबसे पहले डालिए, फिर पेपर सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर सही सही डालिए। 2 नंबर, 2 4, 2 6, 2 8, 8 नंबर का, और फिर 8 और 6 14, 14 नंबर का क्वेश्चन किसमें आ जाएगा? यहाँ रसायन विज्ञान में। और 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, 14 6 20 नंबर। हम बात करेंगे उपखंड ख। ये देखिए आ गए हम उपखंड ख में, आपके साथ धीरे धीरे चलते चलते हम उपखंड ख की ओर आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। उपखंड ग में आ गए अब हम। उपखंड ग हमारा जो है वो बायो का पेपर आएगा। इसमें क्या लिया हमने? बायो का। कुछ भी आ सकता है, बहुत दिक्कत नहीं है आपके लिए, ठीक। आप भी कुछ भी ले सकते हैं। ये बायो का पेपर है, बायोलॉजी। तो आप जैसे ही पेपर इसको शुरू करते हैं बायो का, हेडिंग डाल दीजिए उपखंड ग बायोलॉजी। मैं तीनों खंड अलग अलग करने की बात कर रहा हूं। बहुत विनम्र प्रार्थना आपसे है कि बिल्कुल तीनों खंड का नाम लिख लिख करके करिए, जिससे टीचर को कॉपी जांचने में असुविधा ना हो, ठीक है। इसमें हम 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन कीजिए। रंध्र जानते हैं कहां पाया जाता है? पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र क्या है? पत्तियों में निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम रंध्र कहते हैं। रंध्र श्वसन क्रिया के लिए उपयोगी हैं। साथ ही साथ इनसे जो वर्ज्य गैसें होती हैं, जो ऑक्सीजन होता है वो निकलता ही है, और भोजन भी इनमें बनता है। रंध्र कैसे खुलते बंद होते हैं तो बहुत संक्षेप में बात करूंगा मैं। ये सेम के बीज के आकार के 2 कोशिकाएं होती हैं, इनको हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं, ठीक है। अब इन्हीं द्वार कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं, ठीक। इनके ऊपर से और भी कोशिकाएं होती हैं ऐसे, इनको रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं। इसके ऊपर भी तमाम सेल्स होती हैं, हम बात यहाँ कर रहे हैं। और ये इन द्वार कोशिकाओं के बीच में एक पतला सा छिद्र होता है, जिसको हम रंध्र कहते हैं। इसको अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं, ठीक बात। अब यह स्टोमेटा दिन के समय खुला रहता है,
पत्तियों में भोजन बनाने का कार्य होता है। दिन में हरित लवक क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल एवं खनिज लवण जो कि आया रहता है जड़ के माध्यम से, उसकी सहायता से ये गार्ड सेल्स जितनी होती हैं और स्टोमेटा जितने होते हैं, स्टोमेटा के जो ये द्वार कोशिकाएं जितनी हैं, ये द्वार कोशिकाएं भोजन बनाती हैं। इनमें उपस्थित प्रणाली में भोजन बनता है। भोजन जैसे जैसे बनता जाता है वैसे वैसे ये होल बंद होता जाता है और शाम होते होते सारी की सारी ये स्टोमेटा बंद हो जाती है। जब रात होती है तो इसमें बना हुआ भोजन धीरे धीरे जड़ों में, पत्तियों में सर्कुलेट होता है, स्टेम में सर्कुलेट हो जाता है। तो रात जैसे जैसे बीती जाती है वैसे वैसे इसमें बना हुआ भोजन फिर धीरे धीरे सब पूरे प्लांट में चला जाता है और ये सेल्स दोनों क्या करती हैं, नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। अभी जब भोजन बनता है तो टर्जिट हो जाती हैं। टर्जिट माने हिंदी में स्फीति कहते हैं उसको, स्फीति हो जाती है जिससे ये रंध्र बंद हो जाते हैं और सुबह होते होते फिर जब ये इसमें से भोजन निकल जाता है तो ये फिर क्या होते हैं, पोर्स खुल जाते हैं। ठीक है, तो रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया का चित्र सहित स्पष्ट वर्णन करिए। बस एक चित्र ऐसे बना दीजिए, एक चित्र और बना दीजिए आप, रंध्र को बंद कर दीजिए बिल्कुल तरह से और ये सेल्स दिखा दीजिए। थोड़ा सा हम जल्दीबाजी कर रहे हैं। ये रंध्र पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। कब बंद जाते हैं, शाम होते होते। शाम होते होते क्यों बंद हो जाते हैं भाई, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है और पूरा भोजन इसमें भर जाता है, साथ टर्जिट हो जाते हैं, फूल जाते हैं और ये रंध्र बंद हो जाते हैं। सुबह होते होते फिर भोजन इसमें बना हुआ जो भोजन होता है वह पूरी कोशिकाओं में फैल जाता है। इस कारण से सुबह होते होते रंध्र फिर खुल जाते हैं। इस प्रकार रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया का वर्णन हो जाएगा। हेडिंग डाल करके करेंगे, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया। ठीक है, परिवार नियोजन आपके मन का सब्जेक्ट है। मन का क्यों मैंने कहा, सोच रहे होंगे कि बहुत सिंपल चीज है, क्या है, तो सिंपल, बट इसमें कोई थ्योरी बहुत ज्यादा डाटा नहीं देना होता है। इस कारण से इस पर अंक कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। परिवार नियोजन एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें क्या होता है, जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या को नियंत्रित करने की विधि है परिवार नियोजन। परिवार को नियोजित करना यानी उचित मात्रा में ही बच्चे पैदा करना, ये परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन की दो विधियां हैं, किन्हीं दो विधियों का वर्णन करना है। तो इसमें दो विधियां, एक स्थायी विधि है और एक अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि में आप जाएंगे तो भौतिक संसाधनों की सहायता से हम जैसे दवाओं को लेकर के या फिर कंडोम साथ का इस्तेमाल करके परिवार को नियोजित करते हैं, तो इसको हम अस्थायी विधि कहते हैं। अस्थायी विधि में ऑपरेशन है, ऑपरेशन करके ट्यूब को बंद कर दिया जाता है, या पुरुष में ट्यूब को बंद कर दिया जाता है और महिलाओं में भी ट्यूब को बंद कर दिया जाए या पूरे ऑर्गन्स को ही बाहर निकाल लिया जाए, तो ये क्रिया स्थायी विधि में आ जाएगा। तो परिवार नियोजन की विधि आप सब जानते हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। मित्रों, मैं आपको एक बात बताऊंगा यहाँ पर जो अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारा मॉडल पेपर ही नहीं देख रहे हैं, आप इसको सॉल्व करने के तरीके भी सीख रहे हैं। ठीक है,
तो पहला हेडिंग डाल देंगे आप, क्या हेडिंग डालेंगे? श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। अब आप इसके लिए टेबल बना लेते हैं, हेडिंग डालने के बाद बनाएंगे दोस्तों, ठीक है प्रिय भैया बहनों। यहां डाल दीजिए आप श्वासोच्छ्वास और यहां डाल दीजिए आप श्वसन। ये तो लिखने की विधि हो गई। हमको सही उत्तर क्या है? श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वासोच्छ्वास क्रिया में वायुमंडल की ऑक्सीजन को फेफड़े तक ले जाना और फेफड़े की कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में ले जाकर छोड़ना, इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वास धन उच्छ्वास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा। श्वास धन उच्छ्वास, श्वास सांस को लेना, उच्छ्वास बाहर निकालना। तो सांस को लेने और बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो श्वसन क्या है? श्वसन, श्वसन रिस्पायरेशन उसकी अंग्रेजी है। क्या है ये? जब ऑक्सीजन हमारे फेफड़े तक पहुंच गया तो फेफड़े से वो ब्लड तक जाए, हीमोग्लोबिन की सहायता से ब्लड तक जाए और ब्लड से फिर सर्कुलेट होता हुआ सेल्स में जाए, कोशिकाओं में जाएगा और उस कोशिका में पहुंच करके भोजन का पाचन करेगा, भोजन का जारण करेगा। जारण शब्द सही आता है यहां पर, कंबस्चन। भोजन के जारण से ऊर्जा का निष्पादन, और ये ऊर्जा के निष्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है। तो ये जो भोजन का जारण प्रक्रिया है, ये क्रिया श्वसन है। यानी फेफड़े से ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचना, कोशिकाओं में जाकर के भोजन का जारण करना और भोजन के जारण के पश्चात बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके फेफड़े तक छोड़ देना, ये क्रिया श्वसन कहलाती है। इसमें कोई भी फेफड़े से बाहर निकालने की बात नहीं हो रही है। वायुमंडल से फेफड़े तक जाना, फेफड़े से बाहर निकालना, वायुमंडल से फेफड़े तक ऑक्सीजन का जाना, ऑक्सीजन और वायुमंडल से फेफड़े तक जाना, किसका? ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से वायुमंडल में जाना, ये श्वासोच्छ्वास है। और फेफड़े से ऑक्सीजन का रुधिर वाहिनियों के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से कोशिकाओं तक जाना और कोशिकाओं में जाकर के उस भोजन को पचाना और पचाने के बाद ऊर्जा का निष्पादन करने के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसको ला करके फेफड़े तक छोड़ देना, इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। तो श्वासोच्छ्वास क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का इनटेक होता है, श्वसन में भोजन का जारण होता है। इसमें ऊर्जा लगती है, इसमें ऊर्जा व्यय होती है। श्वासोच्छ्वास क्रिया में ऊर्जा व्यय होती है और श्वसन क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार से श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर, दो अंतर और लिख लीजिएगा, मैंने मेन अंतर आपको बता दिया है। अब आ जाएंगे हम प्रश्न नंबर 11 पर। मानव में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र बना करके इसका वर्णन कर देना है। अथवा प्रदूषण क्या है? गंगा का प्रदूषण आज भी भीषण समस्या है, इसको रोकने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जानी चाहिए? एक लेख लिखिए। इस लेख को मिनिमम कम से कम 2 पेज में आप लिखें, 2 पेज से कम न लिखें, ठीक है। प्रदूषण क्या है? अवांछित पदार्थों का वायुमंडल में मिल जाना या अवांछित पदार्थों का, यहां हम पहले हेडिंग डाल देंगे प्रदूषण, पॉल्यूशन। इसकी अंग्रेजी जरूर, अगर आता है तो अंग्रेजी जरूर लिखनी चाहिए। प्रदूषण क्या है? तो अवांछित पदार्थों का, क्योंकि यहाँ गंगा प्रदूषण से संबंधित है, तो गंगा नदी में अवांछित पदार्थों का मिल जाना, ये गंगा का प्रदूषण हो जाएगा। या अवांछित पदार्थों का
वायुमंडल में मिलना, विभिन्न पदार्थों को जाकर के वायु, जल, मृदा में मिल जाना, जो अवांछित पदार्थ हैं, इसको हम प्रदूषण कहते हैं। गंगा प्रदूषण एक्ट, इस समय हम सब जानते हैं कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है केंद्र सरकार में, गंगा को प्रदूषण रहित करने के लिए या विभिन्न नदियों को प्रदूषण रहित करने के लिए बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रही है। गंगा एक्शन प्लान बना, नर्मदा एक्शन प्लान बना, ऐसे तमाम सारी नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है। कभी आपको वाराणसी में जाना हो, कभी प्रयागराज में आना हो, आप वाराणसी में जाकर देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। वहाँ गंगा को कैसे प्रदूषण रहित किया जाए, वहाँ आपको एक अच्छा बोतल को कैसे छान कर अलग करेंगे, प्लास्टिक के कचरे को कैसे अलग करेंगे, ये सब व्यवस्थाएं हैं। तो थोड़ा हम पढ़ेंगे इसको, और इसको रोकने के लिए क्या विधियाँ अपनाई जानी चाहिए, यह आपकी जानकारी के लिए भी उपयोगी था। इस क्वेश्चन को मैंने लिया यहाँ पर। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं उठाया है आनुवंशिकता से संबंधित। तो आनुवंशिकता से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है, आनुवंशिकी के नियम भी आ सकता है, अथवा मेंडल के ऊपर आ सकता है लिखने के लिए, या मेंडल के 3 नियम हैं, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम। इन तीनों में से किसी एक की व्याख्या करने को आ सकती है, या मेंडल के नियमों में से कुछ शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों में अंतर आ सकता है, जैसे एलील और एलिलोमार्फ क्या है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी क्या हैं। तो इसको भी आप सभी को एक बार देख लेना चाहिए। इस प्रकार मैंने एक पेपर आपको दिया है, एक दूसरा पेपर भी आपको मिल जाएगा, जल्दी ही देने वाला हूँ, कल परसों में दे दूंगा आपको। तो आप सभी अगर दोनों पेपर ठीक प्रकार से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 95% मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए, इसी के साथ आप सभी ने अपने प्रश्न पत्र की अच्छी तैयारी की, हमारे साथ जुड़ करके आपने इतना समय दिया, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं विद्या भारती काशी प्रांत के YouTube चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर उपलब्ध कराया कि मैं आपके साथ जुड़ूं। मैं संतोष कुमार पांडे, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज में आचार्य हूं। मैं पहले ही आपको परिचय दे सकता था, लेकिन मैं जानता था कि आप सभी पूरा सुनेंगे और लास्ट में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।